ये तो ऐसा ही है जैसे हुकूमत के अंदर हुकूमत कायम कर ली जाए। मुआफ़ी चाहते हैं जनाब, इमरान लजाजत से बोला। हमें पता था बड़े दिल के मालिक हैं, एक गुस्ताखी को दरगुजर करेंगे। डॉक्टर महनाज तो हर सूरत आपको आगाह करना चाहती थी, मगर हमारी पुरजोर दरख्वास्त पर इन्होंने चंद दिन चुप रहने की हामी पर ली। कुछ और बताना है तो वो भी बता डालो। जलाली का लहजा नॉर्मल ही था। इमरान मुस्कुराया। बस एक छोटी सी बात और थी, ताबिश कुकिंग वगैरह बिल्कुल नहीं जानता। इस हवाले से हमारी दरख्वास्त पर डॉक्टर महनाज ताबिश की मदद करती रही हैं। जलाली ने चश्मे के पीछे से महनाज को घूरा और बोले, इस बात का तो मुझे भी शक था। मुझे लगता था कि ये जो हर वक्त किचन में घुसी रहती है, इसमें कोई चक्कर जरूर है। जलाली साहब का अच्छा मूड देखते हुए इमरान ने मुझे इशारा किया और मैंने कहा, सारी इल्तिजा है, यहाँ एक दो बंदे ऐसे जरूर मौजूद हैं जो हर चीज पर नजर रखे हुए हैं। आप फिलहाल हमारी बावर्चियों वाली हैसियत बरकरार रखिए। इस हैसियत से हम ज्यादा महफूज रहेंगे और ज्यादा कारआमद भी साबित होंगे। जलाली साहब बोले, तुम्हारी इस आखिरी बात में वजन है। तुम लोग मार धाड़ के माहिर लगते हो और मार धाड़ का माहौल यहाँ किसी भी वक्त बन सकता है। लेकिन मसला ये है कि मुझे इमरान की जरूरत जू में भी है। बहरहाल मुझे इस बारे में सोचने का मौका दो। मैं तुम्हें कल सुबह तक अपने फैसले से आगाह करूंगा। मुख्तार मलिक वाले वाक़े के बारे में उन्होंने हम तीनों से मजीद पूछगछ की और इस वाक़े पर हैरत अमेज गुस्से का इजहार करते रहे। बहरहाल इस गुस्से में एक तरह की सताइश भी छुपी हुई थी। दरहकीकत उनका मूड बतदरीज बेहतर होता चला जा रहा था। आम हालात में भी उन्हें थाने कचहरी की ज्यादा फिक्र नहीं होती थी। वो उम्र के उस हिस्से में थे जब बंदा अक्सर अंदेशों और खतरों को पसे पुश्त डाल देता है। बातें करते हुए जलाली साहब का हाथ डॉक्टर महनाज के कंधे पर था। वो जैसे बेदहानी में गाहे बगाहे उसके गुदाज कंधे को मसलने लगते या उसके बालों को सहलाने लगते। जलाली साहब की शख्सियत का यह पहलू हमारे लिए अभी तक पुरस्कार था। उनके अंदर जैसे कोई खलासा था, कोई तलब, कोई भूख सी। वो हुस्न परस्त भी थे, अपने इर्द गिर्द खूबसूरत मुलाजमाओं को जगह देते थे और रक्सी जैसी कुछ लड़कियां उनके बहुत करीब भी रही थीं। इन सब के बावजूद उनके तर्ज अमल में गुनाह या हवसकारी का अमल दखल नहीं नजर आता था। वैसे भी वो उम्र के उस दौर में थे जहाँ इंसान की केमिस्ट्री बहुत हद तक बदल जाती है। उस रोज जलाली साहब काफी हद तक मुतमईन बल्कि खुश नजर आए। उन्होंने अपने जू में जाकर तादेर इमरान से भी मुलाकात की, बिल्ली के बच्चों के साथ कुछ वक्त गुजारा। नातवानी के बावजूद अपने टेडी कुत्ते के साथ शाम के वक्त बागीचे की रवश पर चहलकदमी करते रहे। महनाज भी उनके साथ थी। आम लोगों के सामने वो महनाज के साथ किसी खसूसी लगाव का इजहार नहीं करते थे, मगर मैं जान चुका था कि यह लगाव मौजूद है। उस रात मैंने एक अजीब मंजर देखा और उसने मुझे चौंकाया। यहाँ के दस्तूर के मुताबिक ठीक 9 बजे डिनर कर लिया जाता था। कोठी के इर्द गिर्द पहरेदारों का गश्त शुरू हो चुका था। मैंने अपने कमरे की खिड़की में से देखा, डॉक्टर महनाज मामूल के मुताबिक जलाली साहब को दवा वगैरह खिलाकर उनके कमरे से निकल रही थी। उसने आस्तीनें उड़सी हुई थी और गोरे चिट्टे बाजू दूधिया बल्ब की रोशनी में दमक रहे थे। स्टेथोस्कोप उसके गले में था। कॉरिडोर में से गुजरते हुए जरा रुकी। एक लम्हे के लिए उसने दाएं बाएं देखा, जेब से एक रूमाल निकाला और पंजों के बल खड़े होकर अपना हाथ ऊपर उठाया। दूधिया बल्ब दीवार पर करीबन 7 फुट की बुलंदी पर लगा हुआ था। उसने गर्म बल्ब को रूमाल के जरिए होल्डर में से निकाला। कॉरिडोर में तारीकी छा गई। महनाज का हेवला आगे बढ़ गया। मैं हैरान हुआ। 2-3 दिन पहले भी ऐसा वाकया हुआ था। मैंने एक मुलाजमा को यह कहते सुना था कि कॉरिडोर का बल्ब नहीं है, तो क्या वो बल्ब भी डॉक्टर महनाज ने उतारा था? खैर ये तो सोचा नहीं जा सकता था कि वो बल्ब चोरी करती होगी। ये यकीनन कोई और चक्कर था। अचानक मेरे जहन में आया कि शायद रात किसी वक्त इसी कॉरिडोर से गुजरकर महनाज को फिर से जलाली साहब के कमरे में जाना हो और वो इस आमदो रफ्त को दूसरों से छुपाना चाहती हो। एक बार ये बात मेरे जहन में आ गई तो फिर तजस्सुस बढ़ता चला गया। मैं अपने कमरे की नीम तारीख बालकोनी में आ गया। यहाँ बैठकर मैं डॉक्टर महनाज के कमरे के दरवाजे पर नजर रख सकता था और उम्मीद थी कि डॉक्टर मुझे देख नहीं सकेगी। 10 बजे के करीब एक मुलाजमा ने डॉक्टर महनाज के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। महनाज ने दरवाजा खोला। अब वो ब्राउन फूलों वाली एक गुलाबी नाइटी में नजर आ रही थी। बाल ढीले ढाले अंदाज में बांध रखे थे। मुलाजमा ने रात की रानी और नरगिस के फूलों का एक छोटा सा दस्ता महनाज को थमा दिया। उसने फूलों को सूंघा और शुक्रिया अदा करके दरवाजा बंद कर लिया। मैं बालकोनी की तारीकी में सिमटा बैठा रहा। बाउंड्री वाल के साथ साथ रखवाली के कुत्तों का शोर था। दूर फासले पर पेट्रोलिंग गाड़ी की नीली रोशनी भी हरकत करती नजर आती थी। जू की तरफ से किसी बंदर की तवील आवाज उभरती और सन्नाटे को चीर चाहती। मेरे इर्द गिर्द मच्छर मंडला रहे थे। मैं बेसुकूनी महसूस कर रहा था। इसके बावजूद अपनी जगह बैठा रहा। रात का 1 बज गया था। मुझे मायूसी होने लगी। शायद मेरा अंदाजा गलत था। मैं 10-15 मिनट बाद उठने का सोच रहा था कि डॉक्टर महनाज के कमरे की लाइट ऑफ होगी। उसके थोड़ी ही देर बाद कमरे के दरवाजे में हरकत पैदा हुई और मैंने डॉक्टर महनाज का हेवला देखा। वो कहीं जा रही थी।
मैंने भी बालकोनी छोड़ी और कमरे में आ गया। अब मैंने आंखें खिड़की की दर्ज से लगा दी जहां से 10 बजे के करीब मैंने महनाज को गुजरते देखा था। कॉरिडोर तारीक था। बहुत कोशिश करके मैं उसका बस मध्यम सा हेवला ही देख पाया। वो जलाल साहब के कमरे की तरफ जा रही थी। मेरी धड़कन तेज हो गई। मेरा शक दुरुस्त निकला था। मैं तकरीबन आध घंटा वहीं गुजारा। महनाज की वापसी नहीं हुई। मैंने इमरान को फोन किया। वो चिड़ियाघर वाले पोर्शन के लग्जरी अपार्टमेंट में ही सोता था। शायद वो सोया हुआ था। मेरी दूसरी कोशिश में उसने कॉल अटेंड की। क्या खाया था तुमने जो आधी रात को मरोड़ उठ रहा है? उसने छिलाई हुई आवाज में कहा। बकवास न करो, एक अहम इत्तला दे रहा हूं तुम्हें। मैंने सरगोशी की। क्या हुआ? रीमा जी ने नरगोस को शूट कर दिया। वो भी सरगोशी में बोला। वो दोनों मिलकर तुम्हें शूट करेंगी। इस वक्त यहाँ एक और चक्कर चल रहा है। मैंने इमरान को सारी तफसील से आगाह कर दिया। वो संजीदा हो गया। कहने लगा, तुम्हारी सुराग रसानी तो अच्छी जा रही है। क्या कुछ और पता चल सकता है? क्या मतलब? कमरे के अंदर के हालात? किसी बहाने तुम बुजुर्गवार का दरवाजा नहीं खटखटा सकते हो या कोई और तरीका? बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश करके देखता हूँ। मैंने मोबाइल ऑफ किया और एक बार फिर कॉरिडोर का जायजा लेने लगा। वहां तारीकी और सुकूत के सिवा और कुछ नहीं था। कहीं कोई आहट, कोई हरकत दिखाई नहीं दे रही थी। मेरे कमरे में वाल क्लॉक की टिक टिक की आवाज थी। मैंने स्लीपर पहनी और आहिस्ता से दरवाजा खोलकर बाहर निकला। तारीक कॉरिडोर में से गुजरकर जलाल साहब के कमरे के सामने पहुंचा। दरवाजा बंद था। दरवाजे की निचली दर्ज से पता चलता था कि अंदर बहुत हल्की रोशनी वाला नीलकुंभ बल्ब ऑन है। ग्रामोफोन या केस्ट प्लेयर पर सैगल का कोई बहुत पुराना गीत धीमी आवाज में प्ले हो रहा था। अचानक मुझे याद आया कि इस बेडरूम का एक छोटा दरवाजा अकबी बरामदे की तरफ भी है। इस दरवाजे का मकसद गालिबन यह था कि अगर जलाली साहब को किसी वक्त फौरी तिब्बी इमदाद की जरूरत हो तो उन्हें यहीं से निकालकर फौरन गाड़ी में पहुंचाया जा सके। मैं इस दरवाजे की तरफ बढ़ा। किसी कमरे से बाबित तफैल के खांसने की आवाज आ रही थी। अकबी सहन में कोई आवारा बिल्ली किसी साथी को आवाज दे रही थी। मैं बरामदे में पहुंचा। यहाँ तारीकी थी। मैंने मोहतात अंदाज में इर्द गिर्द देखा, फिर दरवाजे के की होल से आंख लगा दी। मुझे कमरे का एक चौथाई हिस्सा नजर आने लगा। इस चौथाई हिस्से में कालीन और एक सेंट्रल टेबल के सिवा और कुछ नहीं था। मुझे टेबल पर वही गुलदस्ता पड़ा नजर आया जो कुछ देर पहले मुलाजमा ने डॉक्टर महनाज के कमरे में पहुंचाया था। फिर एक और चीज नजर आई और उसने मुझे बुरी तरह चौंका दिया। बेशक मैं कमरे में और कुछ नहीं देख पाया था, लेकिन उस एक चीज की दीद ने कमरे का एक गायबाना नक्शा मेरी आंखों के सामने खींच दिया और ये नक्शा खासा सनसनीखेज था। सेंटर टेबल के साथ ही नीचे कालीन पर ब्राउन फूलों वाली गुलाबी नाइटी पड़ी थी। बाबू तुफैल की खांसी की आवाज फिर उभरी। साथ ही उसकी बीवी की मध्यम आवाज सुनाई थी। मुझे यूं लगा जैसे बाबा तुफैल उठकर पानी वगैरह पीने का इरादा रखता है। मेरा यहाँ रुकना अब मुनासिब नहीं था। मैं दरवाजे के सामने सटा और जिस तरह यहाँ आया था इसी तरह दबे पांव वापस चला गया। कमरे में आकर मैं बिस्तर पर नीम दराज हुआ और इस सूरत हाल पर गौर करने लगा। ब्राउन फूलों वाली गुलाबी नाइटी आंखों के सामने खुलती चली गई। जिस तरह किसी दरख्त का एक पत्ता देखने के बाद सारे दरख्त की हकीकत मालूम हो जाती है, सिर्फ इस एक नाइटी के मंजर ने पूरे कमरे का माहौल आश्कार कर दिया था। इस कमरे में डॉक्टर महनाज अपने अनोखे मरीज के साथ मौजूद थी और अजीब अंदाज से मौजूद थी। क्या डॉक्टर महनाज इस हद तक जा सकती है? और अगर जा सकती है और चली गई है तो क्यों? वो हर लिहाज से एक माकूल लड़की थी, पढ़ी लिखी और दानिशमंद भी थी। इसके किरदार की कोई कमजोरी अभी तक मेरे सामने नहीं आई थी। फिर वो ऐसा क्यों कर रही थी? क्या उसे मालूम नहीं था कि यह हर लिहाज से गलत है? उसके लिए कोई जवाब भी पेश नहीं किया जा सकता था। दूसरे लफ्जों में कितनी भी रायत बरती जाए, बतौर डॉक्टर और मुआलिज भी महनाज को इस तरह कोई गुंजाइश नहीं दी जा सकती थी। लेकिन उसने ये गुंजाइश पैदा की हुई थी। महनाज की वापसी रात कोई 3:30 बजे के लगभग हुई। वो जिस खामोशी से आई थी इसी खामोशी से अपने कमरे में वापस चली गई। मैंने फोन पर इमरान को सारी सूरत हाल से आगाह किया। वो भी मेरी ही तरह जाग रहा था। सुबह मैंने देखा तो कॉरिडोर में बल्ब फिर से मौजूद था। पिछली रात का बेशतर हिस्सा तनाव और सनसनी की कैफियत ही में गुजरा था। एक तो ये डॉक्टर महनाज वाली सनसनी थी, दूसरी उस कार्रवाई वाली जो हम पीर के रात को लाहौर में अंजाम देकर आए थे। इमरान ने नहायत दीदा दिलेरी का मुजाहरा करते हुए जावा के करीबी साथी नादरे को उसके एक हमनवाज समेत उनके डेरे में घुस कर हलाक कर दिया था और बाकायदा उसकी वीडियो फिल्म भी बनाई थी। कुछ बेता मेरे जहन में ये शदीद अंदेशा मौजूद था कि जावा की तरफ से कोई नहायत सख्त रद्दअमल जाहिर होगा। लेकिन इमरान मुतमईन था। कल रात भी जब मैंने उससे महनाज के बारे में बताने के लिए मोबाइल पर कॉल की तो इत्मीनान से सो रहा था। कोठी और फार्म में सिक्योरिटी हाई अलर्ट थी। कोई शख्स भी मुकम्मल शनाख्त और 2-3 जगह तलाशी देने के बाद ही फार्म की हदूद में दाखिल हो सकता था। दोपहर 11 बजे के लगभग मैंने देखा डॉक्टर महनाज सब्ज रंग का सिल्की सूट पहने, खुश रंग रिबन में बाल बांधे, गले में स्टेथोस्कोप लटकाए, ऊंची एड़ी पर ठक ठक करती चलती छोटे ड्राइंग रूम की तरफ जा रही थी। जलाली साहब भी वहीं मौजूद थे। मेरी और महनाज की निगाहें मिली। वो होले से मुस्कुराई।
हम दोनों ने सर के इशारे से एक दूसरे को सलाम किया। फिर वो शराब से छोटे ड्राइंग रूम में ओझल हो गई। मैं किचन के स्टूल पर सर थाम कर बैठ गया। इंसान भी क्या उलझी हुई पेच दर पेच शय है। अब इस धुले धुलाए चेहरे वाली डॉक्टर महनाज को देखकर कौन कह सकता है कि कल शब 1 और 3:30 बजे के दरमियान वो कहाँ थी। जलाल साहब पर यह बात अब आया हो चुकी थी कि हम दोनों बावर्ची नहीं है, बल्कि मैं तो कुकिंग की अल्फ बे से भी वाकिफ नहीं हूँ और अब तक डॉक्टर महनाज मेरी मदद करती रही है। अब जलाल साहब ने बाबे तुफैल की बहू रजिया को मेरी मदद के लिए किचन की ड्यूटी सौंपती थी। कल से किचन का बेशतर काम वही कर रही थी। मैंने कंधों में और दोनों कोहनियों में शदीद दर्द का बहाना किया हुआ था और डॉक्टर महनाज की हदायत के मुताबिक मुकम्मल आराम ही कर रहा था। इस वक्त भी रजिया 2 अदद देसी चूजों का गोश्त भूनने में मसरूफ थी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं माइक्रोफोन ऑन करके जलाली और महनाज की गुफ्तगू सुनने की कोशिश करूं। जो ही गोश्त भूना गया और रजिया ने इसमें पानी डाला, मैंने इसे कहा कि वो मटन का प्याज बनाने के लिए बरामदे में बैठकर प्याज वगैरह काट ले, मैं मुर्गी का सालन देख लूंगा। वो बाहर चली गई तो मैंने किचन कैबिनेट खोलकर डेकोरेशन पीस में छुपाए हुए रिसीवर को ऑन किया और आवाज को मतलूबा हद तक खोल दिया। कुछ देर खटपट की आवाजें आती रहीं, फिर माइक्रोफोन के बिल्कुल करीब से महनाज की निखरी हुई वाज़ेह आवाज सुनाई थी। सर, मैं दावे से कहती हूँ आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और मेरे साथ। क्या मेरे साथ? जलाली ने पूछा। मेरे साथ हनीमून पर कागान और नारान चलेंगे। तुम एक बेवकूफ अहमक लड़की के सिवा और कुछ नहीं हो। एक ऐसे शख्स से वो सब कुछ करने का दावा कर रही हो जो मुद्दत हुई मर चुका है। मोहब्बत मुर्दा जिस्मों में जिंदगी तोड़ा देती है सर, नामुमकिन को मुमकिन करती है। ये सब किताबी बातें हैं जो दरख्त जड़ों से उखड़कर 1000 साल तक रेत में रहा हो, इस पर हरे भरे पत्ते कौन लगा सकता है। जनाब, आप दरख्त नहीं हैं और ना 1000 साल से रेत में दबे हुए हैं। जलाली ने खांसते हुए कहा, अगर तुम इस अनोखी शादी के जरिए अपना नाम बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज करवाना चाहती हो तो तुम्हें जबरदस्त नाकामी होने वाली है। मोहब्बत किसी शोहरत की मोहताज नहीं होती सर, ये तो अपने आप में एक एहसास होती है। चंद सेकंड खामोशी रही, फिर जलाल साहब की बूढ़ी आवाज सुनाई थी। मेरा ख्याल है अपनी माँ को इस निकाह के बारे में बता ही दो तो अच्छा है। वह अल्लड़ अंदाज में बोली, सर आप क्यों इतनी जल्दी रंडवा होने का प्रोग्राम बना रहे हैं? वो मेरा सर तोड़ देंगी, लेकिन मुझे अपने सर की इतनी परवाह नहीं जितनी इस बात की है कि आपसे कोई सख्त बात न कहती। मैं सच कहती हूँ सर, आपकी जरा सी बिल्कुल तौहीन भी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सकती। आखिरी अल्फाज कहते कैसे उसकी आवाज भरा गई थी। इसीलिए तो कहता हूँ कि तुम एक बेवकूफ जिद्दी लड़की के सिवा और कुछ नहीं हो। क्या एक डॉक्टर भी नहीं हो? खामोशी के एक छोटे से वक्फे के बाद जलाल साहब की आवाज उभरी, नहीं वो तो हो। तो फिर जनाब चुपचाप बैठ जाइए, मैंने आपका टेम्परेचर लेना है और बीपी चेक करना है। माइक्रोफोन के रिसीवर पर खामोशी छा गई। मैं शश्तर था, अपनी समात पर भरोसा नहीं हो रहा था। मैंने जो कुछ सुना था उससे इंकिशाफ हो रहा था कि डॉक्टर महनाज ने खुफिया तौर पर जलाली साहब से निकाह पढ़वा लिया है और यह ताज्जुब खेज वाक़या शायद पिछले 2-4 दिन के अंदर ही सन्नाटे में पेश आया था और यह सनसनी खेज खबर जल्द अज जल्द इमरान के कानों तक पहुंचाना मैं चाहता था। इसी दौरान में रिसीवर से फिर मध्यम आवाजें उभरने लगी। पहले डॉक्टर महनाज ने कदरे फासले से कुछ कहा जो वाज़ेह सुनाई नहीं दिया, फिर जलाली की बिल्कुल साफ आवाज उभरी, इन दोनों के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है महनाज? महनाज ने करीब आते हुए कहा, सर जो कुछ उन्होंने कहा है वो तो वाकई हैरान कुन है। अगर वीडियो सबूत ना होता तो इस पर यकीन करना मुश्किल था। नादर के जिस्म पर वो खरोंचे वाली बात भी उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त बताई है। मैंने खुद रक्षी के नाखनों में खून और गोश्त की आलाइशें देखी थी। इसका मतलब है कि ये दोनों कोई मामूली लोग नहीं हैं, और अगर मामूली नहीं है तो फिर हमें भी इनकी तरफ से बहुत मोहतात रहने की जरूरत है। ये हमारे घर में है और हर वक्त हमारे करीब मौजूद है। तुम्हारी इस बारे में क्या राय है? चंद सेकंड की खामोशी के बाद महनाज ने कहा, सर पता नहीं क्यों इस बारे में मेरी राय बुरी नहीं है। अगर मेरी राय बुरी हुई तो मैं इसी रोज आपको सब कुछ बता देती जब मुख्तार मलिक की मौत वाला वाकया हुआ था। मेरा दिल कहता है कि सर ये लोग हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तो क्या फिर इनकी ये बात दुरुस्त समझी जाए कि जावेद के ग्रुप से अपनी पुरानी दुश्मनी की वजह से यहाँ मौजूद है? ऐसा हो भी सकता है, महनाज ने कहा, लेकिन अगर ऐसा है तो फिर यही मतलब हुआ ना कि यह भी गैंगस्टर हैं। फिर इनकी इस बात पर कैसे एतबार किया जाए कि इन्हें यहाँ के दीगर हालात से कोई दिलचस्पी नहीं, जिनमें मूर्ति वाले बाक्स का मामला भी है। हाँ, इस बात पर पूरी तरह यकीन करना तो मुश्किल है सर। मैंने आज भी इमरान से देर तक बात की है। इस बंदे में बहुत से गट्स हैं। अगर इसके बारे में बल्कि इन दोनों के बारे में चुपे रुस्तम वाली बात कही जाए तो शायद गलत ना हो। अचानक रजिया के भारी और तेज कदमों की आहट सुनाई दी। मुझे माइक्रोफोन का रिसीवर ऑफ करना पड़ा। वो एक बड़ी ट्रे में प्याज और टमाटर वगैरह काट कर ले आई थी। प्याज की वजह से उसके आंसू निकल रहे थे। मुझे इमरान की बात याद आ गई। उसने शुरू में कहा था कि मैं तो यहाँ प्याज काट काट कर मीना कुमारी बन गया हूँ। यहाँ प्याज वाकई बहुत इस्तेमाल होता था। मौका मिलते ही मैंने इमरान को वो धमाका खेज खबर सुनाई जो थोड़ी देर पहले मुझ तक पहुंची थी। इमरान और मैं गहरी सोच में डूब गए।
अगर ऐसा हो चुका था तो फिर डॉक्टर महनाज ने वाकई अनोखा काम किया था। एक ऐसी बागियाना रविश जो रस्मों, रवायतों और माशरती बंदिशों को रोंदती हुई गुजरी थी। शायद ये सब कुछ एक हादसे का रद्द-ए-अमल था। इसकी जड़ें इस अलमिये में मौजूद थी जो मंगनी टूटने की सूरत में महनाज के साथ हुआ था। डॉक्टर लाइबा ने मुझे बताया था कि वो खूबरू लेकिन घमंडी नौजवान था। डॉक्टर होने के अलावा तनसाजी का शौक भी रखता था। पंजाब की सतह पर उसने काफी नाम कमाया था। फिर वो कराची की एक मालदार मेमन की बेटी से शादी करके कनाडा चला गया था। शाम तक का वक्त बखैरियत गुजर गया। कोठी और फार्म हाउस की सिक्योरिटी बदस्तूर हाई अलर्ट थी। जावा ग्रुप की तरफ से फौरी रद्द-ए-अमल का खतरा तो टल गया था, मगर अंदेशे बदस्तूर कायम थे। इनमें यह अंदेशा भी मौजूद था कि शायद किसी तरह पुलिस में दोहरे कत्ल की रिपोर्ट कर दी जाएगी और मुतलका पुलिस नादरे के कातलों को पकड़ने के लिए यहाँ फार्म हाउस में आ धमकेगी। बहरहाल इन अंदेशों में से किसी ने अभी तक हकीकत का रूप नहीं धारा था। इमरान का सुकून और इत्मीनान देखते हुए अंदाजा हो रहा था कि शायद ये अंदेशे हकीकत का रूप धार लेंगे भी नहीं। इमरान ने एक बात की ताकीद मुझे जरूर की थी और वो ये कि मैं फार्म हाउस की हदूद से बाहर निकलने की कोशिश ना करूं। वो खुद भी इस सिलसिले में मोहतात था। नाश्ते के फौरन बाद जलाली साहब से बड़े अच्छे मूड में तवील गुफ्तगू हुई। इमरान की ख्वाहिश के मुताबिक डॉक्टर महनाज के सिवा कोठी में मौजूद किसी शख्स को ये मालूम नहीं था कि अब हमारी हैसियत बावर्ची के सिवा कुछ और भी है। यही वजह थी कि जलाली साहब ने यह मीटिंग एक बंद कमरे में रखी थी और किसी को इस तरफ आने की इजाजत नहीं दी थी। सेक्रेटरी नदीम वैसे ही फार्म हाउस में मौजूद नहीं था। वो बिल्ली के नौमौलूद बच्चों के लिए कुछ अदवायात और वैक्सीन वगैरह लेने गया हुआ था। वेटनरी डॉक्टर अदील भी उसके साथ था। आज हम जलाली साहब के बराबर बैठकर चाय पी रहे थे। जलाली साहब का मूड अच्छा था और उनका रवैया भी हमारे साथ दोस्ताना था। उन्होंने इमरान से कहा, जो कुछ मैं हूं वो तुम दोनों की नज़र में कैसा है? मेरा मतलब है बॉक्स के हवाले से। इमरान ने कहा, आपका रवैया 100% काबिल तारीफ है और जनाब यही वजह है शायद कि हम नाचीज़ भी अपनी हिम्मत के मुताबिक आपकी मदद के लिए यहाँ मौजूद हैं। इस सारे काम में आपका अपना कोई लालच नहीं। आपने इस बात पर स्टैंड लिया है कि वो बॉक्स आपके पास किसी नामालूम बंदे की अमानत है और जब वो बंदा आपसे रब्ता करेगा तो आप उसे लौटा देंगे। महनाज ने डरते डरते कहा, लेकिन सर, इस अमानत की हिफाजत के लिए आपको जो मुश्किलात उठाना पड़ रही हैं वो आपकी सेहत पर बहुत भारी हैं। आप अपनी हिम्मत से ज्यादा मुजाहमत कर रहे हैं। क्या हुआ मेरी हिम्मत को? क्या मैं चलते चलते गिर पड़ा हूँ? क्या मैंने बिस्तर पर पेशाब कर दिया? तुम भी इन लोगों जैसी बातें करती हो जो समझते हैं कि मेरी टांगें कब्र में झूल रही हैं। नहीं सर, खुदा न खास्ता ऐसी बात नहीं, लेकिन आप बीमार तो हैं ना? महनाज ने जल्दी से कहा। लेकिन जलाली साहब हत्थे से उखड़ चुके थे। गर्ज का बोले, बीमार बीमार बीमार, मैं आजिज़ आ चुका हूँ इस लफ्ज़ से। तुम्हारी सूरतें देखता हूँ तो लगता है कि तुम कफन और साबुन तौलिया लेकर मेरे सराहने बैठे हो, मेरी सांसें गिन रही हो। मैं जिंदा हूँ, अभी मैं जिंदा हूँ। मैं अपने सारे फैसले खुद करूंगा। मुझे किसी के मशवरे की जरूरत नहीं, ना मुझे किसी से मशवरा करना है। सर, मैं तो कह रही थी, मैं जानता हूं तुम क्या कह रही थी। तुम लोग मेरे मुंह पर कुछ और कहते हो, मेरी पीठ पीछे कुछ और मुझे नाकारा और सनकी समझते हो। मुनाफिक हो तुम लोग, झूठे हो। मुझे ऐसे लोगों के मशवरे की कोई जरूरत नहीं। जाओ यहां से, चले जाओ, उठ जाओ। महनाज का चेहरा मुतगय्यर हो गया। उसने मदद तलब नजरों से मेरी और इमरान की तरफ देखा। इमरान जल्दी से बोला, सर ठीक है, हम चले जाते हैं, लेकिन बिल्लियों के बारे में जो जरूरी बात मैंने आपसे करनी थी वो तो यहीं रह जाएगी। जलाल साहब की दुखती रग पर हाथ आया था। इनके झुर्रियों भरे चेहरे पर अब तैश के साथ साथ उलझन और तजस्सुस भी नजर आया। वो खामोश रहे। इमरान ने कहा, अगर आपकी इजाजत नहीं तो मैं सुबह आ जाऊंगा। जलाल साहब ने अजीब तासुरात के साथ इमरान को देखा, जैसे न चाहने के बावजूद कोई कड़वी दवा पी रहे हो। क्या बात है? उन्होंने पूछा। सर, हमारा यह अंदेशा गलत साबित हो गया है कि ये चारों बलूंगड़ियां हैं। इनमें से एक बलूंगड़ा है। मैं पूरी तफ्तीश करके आया हूँ। अगर थोड़ा बहुत शक है भी तो सुबह तक दूर हो जाएगा। ये देखें जी, ये डिजिटल कैमरे से मैंने बलूंगड़े के पिछले पोर्शन की तस्वीरें भी ली हैं। उसने जेब से कैमरा निकाला और उसे ऑन करके डिस्प्ले स्क्रीन मॉनिटर पर जलाल साहब को तस्वीरें दिखाने लगा। ये देखें सर, इस तस्वीर को जूम करें, कुछ और जूम करें। ये देखें, नर की निशानी काफी बड़ी है, लेकिन स्याह धब्बे की वजह से पता ही नहीं चल रहा था। हाँ, यहाँ स्याह धब्बा था ना। जलाल साहब ने अपनी मुड़ी हुई नाक पर ऐनक दुरुस्त करते हुए कहा। 2-3 मिनट बाद यह कैफियत थी कि जलाल साहब और इमरान कंधे से कंधा भिड़ाए बैठे थे, तस्वीरें देख रहे थे और महनाज की मौजूदगी में ही बलूंगड़ों की जनाना मर्दाना सिफात पर सैर हासिल बहस कर रहे थे। जलाल साहब के माथे के बल बतदरीज कम हो रहे थे। इमरान की जादू बयानी काम कर रही थी। बातें करते करते इमरान ने एकदम पलटा मारा और बोला, सर, मुझे यकीन है ऐसी खूबसूरत आंखों वाली बिल्लियां तो ईरान में भी अब शाज़ो नादिर ही पाई जाती होंगी। आप इनकी मलकियत पर जितना भी नाज करें कम है। मुझे यकीन है कि जल्दी जब ये बॉक्स वाली परेशानी दूर हो जाएगी तो आप सही तौर पर इन बलूंगड़ों और इनकी माँ की मोहब्बत से लुत्फ अंदोज हो सकेंगे।
बाक्स के जिक्र पर जलाली साहब ने कैमरा एक तरफ रख दिया और फिर से गहरी संजीदगी ने उनके चेहरे को ढांप लिया। शायद 4-5 मिनट पहले की सारी बातें उन्हें याद आ गई थी, इससे पहले कि उनका गुस्सा फिर हरारत और रफ्तार पकड़ता। मैंने हिम्मत करके कहा, सर मैं बाक्स के हवाले से एक बात करना चाहता हूँ। छोटा मुंह बड़ी बात है, उम्मीद है आप माफ फरमाएंगे। क्या है? उन्होंने माथे की तेवरियां बरकरार रखते हुए कहा, सर हम जानते हैं कि बाक्स के हवाले से आपके बहुत से अंदेशे हैं और ये बिल्कुल बजा अंदेशे हैं। मसलन इंतजामिया की बात ही लें, पुलिस का हाल ही देखें, इन पर किसी तरह का एतबार भला किस तरह किया जा सकता है? अगर इन पर एतबार किया जा सकता तो मेरा ख्याल है कि आप कब के इस बाक्स वाली जिम्मेदारी से फारिग हो चुके होते, लेकिन इसका कोई दरमियानी हल तो निकाला ही जा सकता है। जलाली साहब के तासुरात नॉर्मल ही रहे। इसका मतलब था कि खराब माहौल के बावजूद वो मेरी एक आध बात जरूर उनके दिल को लगी है। इमरान ने आंखों में मुझे वेल्टन का इशारा किया। मैंने बात जारी तो कहा, जनाब मैं सिर्फ अपनी मालूमात के मुताबिक पूछ रहा हूँ, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ मुअज़्ज़ज़ लोगों या फिर मीडिया वालों के सामने ये बाक्स किसी अहम हुकूमती ओहदेदार के हवाले कर दिया जाए और ये तब तक वहां रहे जब तक इसका असल मालिक सामने नहीं आ जाता? जलाली साहब ने बुरा सा मुंह बनाया। अहम ओहदेदार कौन होगा? कोई वजीर, मशीर या फिर कोई बड़ा पुलिस अफसर? क्या तुम समझते हो कि ये लोग एतबार के काबिल हैं? हर किस ने। ये लोग गर्म तवे पर अपनी पीठ रख रहे हैं तो भी इनका एतबार नहीं किया जा सकता। और मीडिया में भी अभी इतनी जिम्मेदारियां कहाँ पैदा हुई हैं? ये लोग शिकारी जानवरों की तरह एक खबर के पीछे भागते हैं, इसको दबोचते हैं, इसको चीरते फाड़ते हैं। अभी वो खबर तड़प फड़क ही रही होती है कि इन्हें कोई और खबर नजर आ जाती है, वो पहली को छोड़कर उसके पीछे लपक जाते हैं और फिर मुड़ कर भी नहीं देखते। ये बात तो आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं सर। इमरान ने फरमाइशी अंदाज में ऊपर से नीचे सर हिलाया। मैंने भी ताइदी अंदाज में कहा, आप यकीनन इस मामले को हमसे बेहतर समझते हैं सर, और यकीनन इस सिलसिले में आपने कोई मुनासिब प्लानिंग भी कर रखी होगी। प्लानिंग कोई नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। मैं जो कुछ कर चुका हूं बस इस पर कायम हूं। वो बाक्स मेरे पास अमानत के तौर पर मौजूद है और इस वक्त तक रहेगा जब तक इसका असल मालिक मुझसे राब्ता नहीं करता। इस अमानत की हिफाजत करते हुए अगर मुझे जान भी देना पड़े तो मैं दे दूंगा। जलाली का लहजा अटल था।